बूढ़ी विधवा माँ का कठोर फैसला। ललिता जी ने अपनी तीसरी नंबर की बहू से कहा, बहू, ये मेरे कपड़े सही नहीं धुले थे, इन पर मैल रह गया है। तू कपड़े धो रही है तो मेरे कपड़े दोबारा से धो देना। इतना सुनना था कि बहू गुस्से में लाल हो गई और तेज आवाज में बोली, अगर पसंद नहीं आ रहे हो तो खुद धो लो, मेरे बस का नहीं है बार बार तुम्हारे कपड़े धोने। इस पर ललिता जी कहती हैं, बहू, तू इतनी तिड़क क्यों रही है? मैंने तो बस कपड़े धोने के लिए ही तो कहा है। इस पर बहू और भी ज्यादा भड़क जाती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहू पैर में से चप्पल निकालकर सास को मारने को दौड़ती है और चप्पल सास की तरफ फेंक देती है। ललिता देवी जी अपना सिर एक तरफ कर लेती हैं और चप्पल साइड में से निकलकर चली जाती है। लेकिन यह घटना ललिता जी के लिए हृदय विदारक थी। ललिता जी फटी हुई आंखों से अपनी बहू को देख रही थी। वे वहीं के वहीं सुन हो गई थी। उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बहुत देर तक इसी स्थिति में रहने के बाद वे अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने बिस्तर पर पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं। उनके हाथ पैर और शरीर की जान जैसे खत्म हो गई थी। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 ही महीने तो हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया है। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से अनायासी बहे जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि औलाद के हाथों मार खाओ। बेटा भी वहीं खड़ा था। अपनी पत्नी को इतनी नीच हरकत पर उसने कुछ भी नहीं कहा। काश ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो ये दिन देखना नसीब तो नहीं होता। ललिता जी अपने पति रोशन चौधरी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगी। ललिता जी सोचती हैं कि आज ही सी की बात लगती है जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। क्या था इनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर, कच्चा आंगन। घर के बाहर भैंसें बंधी रहती थी। सासू माँ इतनी तेज थी कि एक पैर पर दौड़ा कर रखती थी। एक काम खत्म करके हटती तो दूसरा काम बता देती थी। माँ जी के सामने कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो इतना डर लगता कि अब क्या होगा। माँ की डांट से बहुत घबराहट होती थी। भैंसों का सारा काम भी करना पड़ता था। भैंसों को चारा डालना, भैंसों को पानी पिलाना, भैंसों को नहलाना और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। मेरी शादी के 10 साल बाद माँ जी का देहांत हुआ और बाबूजी 1 साल के बाद चल बसे। तब तक मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे और 2 बेटी। 2 बेटे माँ जी के देहांत के बाद हुए। चारों बेटों के नाम संजय, कमल, किशोर और दीपक थे और बड़ी बेटी का नाम कमला और छोटी बेटी का नाम सरला था। 6 बच्चों की परवरिश मैंने अकेले की। घर का सारा काम, बच्चों का सारा काम और उसके साथ में भैंसों का सारा काम करके सुबह से शाम तक थक जाती थी। मुझे कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। रोशन चौधरी जी जानवरों के खरीदने और बेचने का काम करते थे। धीरे धीरे उन्हें इस काम का इतना अच्छा तजुर्बा हो गया था कि इस काम में उन्हें अच्छे पैसे बचने लगे थे। घर का खर्च ललिता देवी जी भैंस का दूध बेचकर निकाल लेती थी और रोशन चौधरी जी जो कमाते थे वह बच जाता था। इसीलिए धीरे धीरे रोशन चौधरी जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। चौधरी जी के एक ही भाई थे, वह भी बराबर में रहते थे।
उनके दो बेटे थे। उन दोनों बेटों ने अपना मकान कहीं और जाकर बना लिया था, इसलिए हमने उनका हिस्सा भी ले लिया था। एक बराबर का मकान हमने और खरीद लिया था। अब हमारे पास 3 मकान की जगह हो गई थी। तीनों मकानों को हमने एक जगह कर लिया था। अब हमारा घर काफी बड़ा हो गया था। हमने ये सोचकर बराबर के मकान ले लिए थे कि 4 बेटे हैं, चारों की शादी के बाद घर बड़ा चाहिए होगा, तो हमने पहले ही इंतजाम कर लिया था। 2 कमरे एक तरफ और 2 कमरे एक तरफ बनाकर बीच में बरामदा बनाया था और सामने हमने अपना कमरा बनाया था। चारों कमरे अच्छे खासे बड़े बनाए थे और एक एक कमरा एक एक बेटे को सौंप दिया था। रोशन चौधरी जी ने बहुत मेहनत की, पाई पाई जोड़ी और एक 10 बीघे का आम का बाग खरीद लिया था और थोड़ी सी जमीन भी ले ली थी। चौधरी जी का घर में बहुत रोब था। उनके आगे कोई भी लड़का नहीं बोल सकता था। जो चौधरी साहब ने कह दिया घर में वही होता था। ललिता देवी जी भी स्वभाव से सख्त मिजाज की औरत थी, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने चारों बेटों की शादी और दोनों बेटियों की शादी भी कर दी थी। दोनों बेटियां सुखी संपन्न परिवार में गई थी। उनकी दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उनकी बेटियों को ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। ललिता देवी जी की चारों बहुएं उनका हर कहना मानती थी। घर का सारा काम ललिता देवी जी की देख रेख में ही होता था। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये सभी काम ललिता देवी जी ही देखती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चारों बच्चे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी आज्ञाकारी थी। रोशन चौधरी जी भी भले चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। बस अचानक सीने में दर्द उठा और 10 मिनट के अंदर ही उनकी देह ने प्राण त्याग दिए और हम बस देखते रह गए। हम कुछ भी ना कर सके। चौधरी साहब क्या गए, घर की रौनक ही चली गई। सारी जिंदगी मेहनत कर करके तिनका जोड़ जोड़ कर अपने घर की जो व्यवस्था हमने बनाई थी, अब वह सब बिगड़ चुकी थी। चारों बच्चे जो आज्ञाकारी थे वे अपनी मनमानी करने लगे थे। बहुएं भी अब कहना नहीं मानती थी, अपनी मन मर्जी चलाने लगी थी। और आज तो हद ही हो गई थी। किशोर की पत्नी ने तो आज हाथ ही उठा दिया था। जब से मैं इस घर में ब्याह के आई थी, तब से मैंने क्या नहीं सहा, मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए। कितनी मेहनत की मैंने इस घर को बनाने में, और आज मेरे ही घर में मेरा अपमान किया जा रहा है। ये दर्द, ये तकलीफ मैं कैसे सहूं। मेरे हृदय में अंगार दहक रहे हैं जिसे दुनिया का कोई भी सागर नहीं बुझा सकता। मैं अपने मन की वेदना को कैसे शांत करूं। यही सोचते सोचते ललिता देवी जी की पूरी रात रोते रोते गुजर जाती है। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। उन्हें किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन कोई सा बेटा बहू उनके पास नहीं आया था। इस बात की उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और खड़ी हुई और एक बैग लिया और उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, जमीन, बाग और घर के कागजात रखे। जितना कैश उनके पास था और जेवर उनके पास था अपने बैग में रखा और अपने घर से निकल पड़ी। जब वे घर से बैग लेकर निकल रही थी तो किसी बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। ललिता देवी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, किंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था। क्योंकि जब से ललिता जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने ललिता जी को इस कदर बांध दिया था कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। आधे दिन या एक रात के लिए अपने मायके जाती थी और लौट आती थी। अब उनके हृदय में ये दुविधा भी थी कि भाई भाभी को उत्तर क्या दूंगी। वे दोनों प्रश्न जरूर करेंगी।
कि ऐसे अचानक कैसे आना हुआ। यही सोचते सोचते ललिता अपने माँ के द्वार पहुंच जाती है। अंदर जाने की हिम्मत ना होती थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ घर में कदम रखा। सामने ही खाट पर भाई विराजमान थे, हुक्का पी रहे थे। भाई ने ललिता देवी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, बहन ललिता, तुम आज ऐसे अचानक? सब कुशल मंगल तो है ना बहन? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननंद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी आइए ना, अंदर आइए। अब तो वहीं खड़ी हो गई है। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। ललिता जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और दूसरी खाट पर वहीं बैठ गई। भाभी ने ललिता जी को जल पिलाया और फिर भोजन लेने चली गई। ललिता जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ललिता जी के भाई ने प्रश्न किया, ललिता बहन, क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? ललिता जी के भाई मन्नू चौधरी ने विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो भाई, चौधरी जी के जाने के बाद मैं किस तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं पसरी। जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो मन लगा रहता था। किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहने लगा है। किसी काम में मन नहीं लगता है। काम तो सारे ही हो जाते हैं, किंतु वो बात नहीं जो चौधरी जी के रहते थी। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। हृदय को भी शांति प्राप्त होगी। ललिता जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ हाँ बहन, अच्छा किया। तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी भोजन लेकर आ जाती हैं। ललिता जी भोजन करती हैं, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर खाट पर बैठ जाती हैं और कुछ देर सोचती रहती हैं। फिर लेट जाती हैं। फिर लेटकर गहरी सोच में डूब जाती हैं। ललिता देवी जी को अपनी बहू का व्यवहार सामने आकर सता रहा था। उस दृश्य को भूलना चाहती, किंतु रह रहकर याद आ जाता था। इस दृश्य ने ललिता देवी जी के हृदय पर सैकड़ों बार कर डाले थे और किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस बात को लेकर ललिता जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो उन्हें साफ कर लेती थी। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके ललिता जी भी काम में लग गई। ललिता जी ने यह सोचा कि शायद आज मुझे कोई लेने आ जाएगा। कोई सा बेटा, बहू, पोता, पोती, कोई तो आएगा ही। ललिता जी प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली ही जाऊंगी। वहां भी मेरे 70 काम अधूरे हैं, जाकर अपने काम करूंगी। ललिता जी दरवाजे की ओर देखती रही। काम करते करते, खाते पीते, बातें करते करते शाम का समय आ गया। ललिता जी दरवाजे की ओर देखती रही, फिर दिल महसूस कर रह जाती। अब रात का समय हो गया था। भोजन करके फिर से अपनी खाट पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जब ललिता देवी जी जागी तो सोचने लगी कि आज तो मैं चली ही जाऊंगी। दरवाजे की ओर देख रही थी तो देखा ललिता देवी जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ आ रही थी। ललिता देवी जी के चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। सब बच्चे ललिता जी के गले लग गए। ललिता जी की बड़ी बेटी का बेटा गौरव और छोटी बेटी की बेटी रूबी ललिता जी की जान थे। गौरव और रूबी अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे। गौरव और रूबी ललिता जी की सेवा करते थकते नहीं थे और अपनी नानी को बहुत हंसाते थे। जब रात हुई तो सबने बहुत गप्पे मारे। ललिता जी बच्चों के साथ अपने सारे दुख दर्द भूल गई। ललिता जी की दोनों बेटियां भी अपनी माँ पर जान देती थी। जब उन्हें पता चला माँ मामा के घर आई है
तो अपने अपने बच्चों को लेकर वहीं आ गई और अपनी माँ के साथ खूब बातें की और उनकी सेवा की। 2 दिन रहने के बाद सब चले गए। गौरव और रूबी का जाने का मन नहीं था, किंतु दोनों की ही परीक्षा चल रही थी। गौरव बीएससी और रूबी इंटर में थी, इसलिए जाना पड़ा। सबके जाने के बाद ललिता देवी जी के चेहरे पर फिर से मायूसी ने पहरा दे डाला। बेटियां बेटियों के बच्चे थे तो ललिता देवी जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला, किंतु अब ललिता देवी जी फिर से सोचने लगी कि मुझे लेने तो अब तक कोई भी नहीं आया है। क्या मैं किसी को याद नहीं? क्या मैं किसी के लिए भी आवश्यक नहीं? क्या मेरे बिना भी सब काम हो रहे हैं? ये सभी प्रश्न ललिता देवी जी को खाए जाने लगे। ललिता देवी जी दरवाजे की ओर देखती रहती थी। ऐसे ही देखते देखते 1 सप्ताह बीत गया, कोई लेने नहीं आया। 1 सप्ताह से फिर 15 दिन बीत गए। ललिता देवी जी के घर में उनके बच्चों का ये हाल था कि सब ईश्वर का शुक्र अदा करते रहते कि अच्छा है बुढ़िया टली और जाएगी कहाँ। अपने भाई के जाकर फिर आ टपकेगी यहीं। और रही बात जायदाद की, तो माँ हमारी लेकर कहाँ जाएगी? सब हमारा ही तो है, हमारे ही नाम करेगी घर। ललिता देवी जी को जब अपने भाई के घर रहते 15 दिन हो चले तो मन्नू भाई को उनके लिए चिंता सताने लगी। मन्नू भाई ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में वार्तालाप की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। मन्नू भाई बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, दयालु समझदार व्यक्ति थे। मन्नू भाई की पत्नी भी संस्कारी महिला थी। दोनों को यह चिंता सताने लगी कि ऐसे ही आई थी और 15 दिन बीत चुके हैं, सब कुशल मंगल है ना। तो मन्नू भाई ने ललिता जी से इस बारे में वार्तालाप की तो ललिता जी ने अपने भाई को सब बता दिया। मन्नू भाई ने ललिता देवी जी को सांत्वना दी और उन्हें समझाने लगे कि कोई नहीं आया तो तुम स्वयं चली जाओ, वे सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद हैं, अपना घर संभालो। वे सब तुमसे डर रहे होंगे, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ललिता देवी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि भाई मैंने तुमसे सारी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझसे और सहा नहीं जाता। अब मुझे अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलकर रखना ही पड़ेगा। मन्नू भाई चौंक जाते हैं और ललिता देवी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। ललिता देवी जी अपने भाई मन्नू को अपनी बहू का व्यवहार बता देती हैं। मन्नू भाई अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप करते हैं और समझाते हैं। ललिता देवी जी कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मुझे कोई ना कोई लेने आ ही जाएगा, लेकिन ये ना सोचा था कि कोई भी नहीं आएगा। किसी ने आकर झूठ को भी अपनी माँ की सुध न ली, किसी को भी मेरी याद ना आई, किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं। ललिता जी का कलेजा फटकर मुंह को आ रहा था। ललिता देवी जी का हृदय तेज गति में दौड़ रहा था। ललिता देवी जी कहती है, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों की जन्म के समय भी ना सही, वो आज सह रही हूँ। इतनी पीड़ा मैंने अपने जीवन में इतने कष्टों में भी ना सही, जो आज एक साथ सह रही हूँ। मेरे 4 लड़के हैं, चारों में से किसी की भी प्रिय ना बन सकी, चारों में से किसी का भी हृदय ना तड़पा अपने माँ के लिए। बहुए तो बहुए हैं, अपने चारों बेटे अपने ना हो सके तो किसी से क्या कहना। एक भी अपनी माँ की सुन ले लेता तो हृदय को करार आ जाता, लेकिन अब क्या करूं मैं, मेरे ईश्वर तू ही बता। ललिता जी बहुत रोती हैं। मन्नू भाई और उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना देते हैं और उन्हें उनके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। बाहर आकर मन्नू भाई अपनी पत्नी से कह देते हैं कि अभी उसे करार ना है, अभी उसे सो लेने दो, कल तक ठीक हो जाएगी, और कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ललिता देवी जी अपने हृदय में दुखों का सागर लिए रोए जा रही थी। फिर ललिता देवी जी ने अपने आंसू साफ किए और सो गई। सुबह जागते ही ललिता देवी जी थोड़ी दूर पर बने अपने ताऊ जी के मकान में गई, जहां कुछ पहलवान व्यायाम करने में लगे हुए थे और ललिता जी के बड़े भाई ताऊ जी के बेटे हरिवंश चौधरी जी उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे।
उन्होंने देखा तो तुरंत पूछा, ललिता बहन, तड़की तड़क यहाँ कैसे? मैंने सुना तो था तू घर आई हुई है, लेकिन व्यस्त होने के चलते आ ना पाया। कुछ परेशान लागे है। चल भीतर चल, जब बताइए सारी बात। हरिवंश चौधरी जी अपनी बहन को अंदर ले जाते हैं और ललिता देवी जी के सारी बात बताने पर उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, जब तक तेरे यो भाई जीवे है तू दिक्कत न मानियो कोई। तू घर जा, रोटी खा जाके, मुझ पे छोड़ दे। ललिता देवी जी को ढांढस बांधते घर रवाना कर देते हैं और अपने पहलवानों को कहते हैं, बालको, इब तैयार हो जाओ, इब थारी असली परीक्षा है। हरिवंश चौधरी जी बहुत इज्जतदार, रुआबदार, बड़ी बड़ी मूछों वाले, बड़े कदकाठी वाले, बड़े साहसी निडर पहलवान व्यक्ति थे। अच्छे अच्छों की पूंगी बच जाती थी उन्हें देखकर। जब अपने पहलवानों के साथ ललिता देवी जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर ललिता देवी जी के बेटे बहुओं के होश उड़ जाते हैं। हरिवंश चौधरी जी को देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई बब्बर शेर आ रहा हो। ललिता देवी जी के बेटे तो पहले ही हरिवंश चौधरी जी से डरते थे, आज तो उनकी हृदय धरती पर आ गिरे। हरिवंश चौधरी जी कहते हैं, इब सुन लो कान खोलकर सब मेरी बात। 10 मिनट के अंदर अंदर यदि वो घर खाली ना करा तो मेरे पट्टे जवान लट्ठा लेवेंगे और शरीर का कोना कोना सुझा देवेंगे। इब जिसे बात समझ में आ गई हो वो मर जा परे को, और जिसे ना आई हो वो आ जाऊ रे को, कोना कोना सुझवाने। इतना सुनना था कि सारे बेटे बहू अपने शरीर का कोना कोना बचाने के लिए तुरंत अपना अपना सामान जो भी हाथ लगा लेके भाग खड़े हुए। उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि हरिवंश चौधरी जी से कोई प्रश्न करे। ललिता देवी जी अपने भाई हरिवंश चौधरी जी का धन्यवाद करती हैं तो हरिवंश चौधरी जी ललिता देवी जी के सर पर हाथ रख देते हैं। ललिता देवी जी अपना घर जमीन सब बेच देती हैं और एक छोटा सा घर ले लेती हैं जिसमें ललिता देवी जी के पास गौरव और रूबी रहते हैं और ललिता देवी जी की खूब सेवा करते, खूब हंसाते हैं। एक दिन अपना सब मुंह लेकर सारे बेटे बहू आते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, माँ हमें भी अपने साथ रख लो या हमारे साथ चलो। माँ कहती है, क्या अब होश आई तुम्हें मुझे लेने की? जब मैं प्रतीक्षा करती रही दिन रात तब कोई सुन न ली किसी ने भी मेरी। तो चारों बेटे बहू एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। ललिता देवी जी कहती हैं कि वो तो चौधरी जी सब मेरे नाम करके गए थे, जो आज मैं यहाँ भी खड़ी हूँ, नहीं तो जीते जी तो मार ही डाला तो तुमने मुझे। जब तुम में से किसी ने मेरी सुध न ली तो अब मैं क्यों तुम्हारी सुध लूं? मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय तुम्हें क्षमा कर भी देगा, लेकिन मैं एक विधवा औरत भी हूँ, बूढ़ी औरत, और ये बूढ़ी औरत अब तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने घाव दिए हैं, इतने आंसू दिए हैं कि ये मासूम सा हृदय अब पत्थर बन चुका है। जो मैंने दर्द सहे उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो, मुझे मेरे बच्चे मिल गए हैं। गौरव और रूबी मेरे बच्चे हैं और इन्हीं के नाम मैंने अपनी जायदाद कर दी है। सारे बच्चों को सदमा लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लगते हैं। तभी गौरव और रूबी जोर से चिल्लाते हैं, हरिवंश अंकल जी आप। तो ललिता देवी जी के बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। गौरव और रूबी ने ऐसे ही मजाक किया था और अपनी नानी के गले लग जाते हैं। नानी भी बहुत हंसने लगती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ बर्तन मांज कर भी 4-5 बच्चे पाल लेती है, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।